नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बंसल न्यूज की इस खास पेशकश आयुष्मान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा अरोड़ा वर्मा, जो कि जानी मानी स्पाइन रोग विशेषज्ञ है और ओबेसिटी कंसल्टेंट है, जो पिछले 12 सालों से स्पाइन रोग से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर नेहा अरोड़ा वर्मा नमो वेलनेस सेंटर इंदौर की डायरेक्टर हैं, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है। और डॉक्टर नेहा आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब आज देगी। डॉक्टर नेहा, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जया जी। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं स्पाइन रोग के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे उसके उपचार भी। और अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्याएं हैं, कोई सवाल है, तो डॉक्टर नेहा अरोड़ा वर्मा के नमो वेलनेस सेंटर के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम के बाद आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल डॉक्टर नेहा मेरा आपसे यह है, स्पाइन रोग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो लोगों में किस तरह की स्पाइन से जुड़ी हुई कॉमन समस्याएं अमूमन देखने को मिलती हैं, जिस तरह के पेशेंट को आप हर रोज डील करती होंगी, और वे कौन से कारण हैं जिसके चलते ये समस्याएं पैदा हो रही हैं? जया जी, स्पाइन से संबंधित जो आजकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है स्लिप डिस्क, शाइटिका, चलने में लचक और स्पाइन का टेढ़ापन। खासकर ये देखा गया है कि वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के चलते ये समस्या यंग लोगों में काफी बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ इवन स्कूल के बच्चों में या फिर जो हमारे घर की महिलाएं हैं उसमें भी ये समस्या काफी बढ़ गई है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी काफी कम हो गई कोविड के बाद से। घरों में रहने लगे, घरों का जो है पूरा एक रूटीन ऐसा हो गया कि हम घरों में बंद गए। उस चक्कर में स्पाइन की समस्या कोविड के बाद से स्पेशली यंग लोगों में भी देखने को मिल रही है। ज्यादातर ये समस्या 60+ को पहले मिलती थी, बट कोविड के बाद इस कल्चर में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। लेकिन डॉक्टर नेहा, इस दौरान ध्यान क्या कुछ रखना चाहिए? देखिए, कोविड के बाद से आप जैसा जिक्र कर रही हैं और हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस, इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम की का जो ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है, ऐसे में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ऑफिस जाते हैं, जो डेली वर्कर्स हैं, उन्हें किस तरह का पोस्चर रखना चाहिए, ये भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जया जी, हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से बना है कि हमको उसको चलित रखना है, चलायमान रखना है। अभी क्या होता है, जैसे हम लोग ऑफिस में बैठे हैं या हम लोग कहीं बैठे हुए हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो बॉडी कहीं ना कहीं पे स्टिफ हो जाता है। अगर आप मेरा अभी पोस्चर देखें और मैं इस तरीके से स्लाउच करके दिन भर बैठूंगी तो मेरे स्पाइन के लोअर पोर्शन में काफी लोड आएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अपने मोबाइल में एक अलार्म फिक्स करना है जिसमें आपको हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए अपनी चेयर छोड़ के या अपनी जगह छोड़ के थोड़ा सा वॉक करना है। पहला तो आप ये कर सकते हैं। सेकेंडली, हम सबको अपने रूटीन में थोड़ी बहुत वॉकिंग जो है वो चालू करनी चाहिए। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सुबह उठ के करेंगे, तो सुबह उठ नहीं पाते, ठंड है, शाम को करेंगे, टाइम नहीं मिलता, लेट हो जाते हैं ऑफिस में। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ मेरे पेशेंट को कि आप दिन भर में कभी भी चलिए, चाहे वो खाने के पहले हो चाहे वो खाने के बाद हो, कभी भी आप चलिए। 2 से 3 हजार कदम आपकी दिन भर की टारगेट होनी चाहिए। और इस तरीके से जब आप वॉक करते या खड़े भी होते हैं अपनी पोजीशन से, तो पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जो आपके स्पाइन को एक्टिवेट रखने में हेल्प करता है। बिल्कुल, देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने डॉक्टर नेहा दी है, क्योंकि जो डेली ऑफिस जाते हैं या घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो काफ़ी परेशानियां उनको इस दौरान होती हैं। जो दिन भर ऑनलाइन रहकर काम करते हैं, सिस्टम पर ज़्यादा काम करते हैं, तो काफ़ी परेशानियां उन्हें होती हैं। तो ये उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपने बताई है कि आप अपने डेली रूटीन में वॉकिंग को ज़रूर शामिल करिए। सुबह अगर उठ सकते हैं तो सुबह उठकर करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि ऑफिस अगर पास है तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो आप पैदल ऑफिस जाइए, या शाम को खाने के बाद इसे अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल करिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 24 घंटे के इस रूटीन में आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में ज़रूर वॉकिंग को शामिल करिएगा। डॉक्टर नेहा, आपसे मेरा अगला सवाल है, स्पाइन से जुड़ी समस्याएं किस एज ग्रुप में इस वक्त सबसे ज़्यादा देखी जा रही है? क्योंकि हमने दादी नानी को ज़रूर देखा है जिनके घुटनों में दर्द होता है, जिनके बैक में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी वर्तमान के समय में मैं देखूँ तो ये तो युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका कारण आप क्या मानती हैं, और आप सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप के लोगों को डील करती हैं या पेशेंट को डील करती हैं? जी, मुझे 12 साल हो गए हैं स्पाइन और न्यूरो में काम करते हुए, बट अब जो एज ग्रुप आ रहा है वो 12 साल की उम्र से स्टार्ट हो रहा है।
ताज्जुब की बात यह है कि इस टाइम पे तो हमारी बॉडी इतनी एक्टिव होती है कि हमें कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए, बट 12 साल से लेके 26 साल तक की उम्र के बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और खासकर देखा जा रहा है कि आजकल लोगों में थोड़ा ट्रेंड आ गया है जिम जाने का। तो जिम में जाके वो क्या करते हैं, लोगों की देखा देखी वो भी उतना ही वजन उठा लेते हैं, लोगों की देखा देखी वो भी एक्सरसाइज चालू कर देते हैं जो उनकी बॉडी के अनुसार डिजाइन नहीं की गई होती है। तो ये बड़ा स्ट्रेंज सा एक सिनेरियो है जहां पे हम यंग लोगों में ये देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपका इंजन होता है। अगर इतनी कम एज में इंजन में खराबी आती है तो कहीं ना कहीं पे आगे जाके वो बच्चा या वो युवा जरूर से सफर करेगा। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने की कि छोटे बच्चों में या कॉलेज के बच्चों में या स्कूल के बच्चों में ये अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट हो ताकि ये बीमारी आगे हमें विकराल रूप लेती हुई ना दिखे। ये तो वाकई में डॉक्टर नेहा स्ट्रेंज है, क्योंकि जैसा मैंने भी जिक्र किया कि दादी नानी को ज़रूर हमने इस परेशानी से जूझते देखा है, युवाओं को भी हम वर्तमान में देख ले, लेकिन बच्चों का जिक्र आप कर रही हैं। स्कूल जाते बच्चे, 12 साल के बच्चों को आप रोज़ाना ऐसे पेशेंट को डील करती हैं जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? मेरा ये मानना है कि जो आजकल के बच्चों का रूटीन है वो कैसा है कि दिन भर स्कूल में रहते हैं, कभी हफ्ते में एक बार स्पोर्ट्स का पीरियड हुआ तो वो खेल लिया, बाकी उनकी आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। घर आते हैं तो कई बच्चे क्लासेस चले जाते हैं या ट्यूशंस चले जाते हैं या फिर वो अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं, मूवमेंट नहीं होता। तो पहला कारण तो ये है। सेकेंडली सबसे मुख्य कारण जो अभी देखने को मिल रहा है वो है न्यूट्रिशन। बच्चों में पानी की कमी काफी पाई जा रही है, बच्चे पानी नहीं पीते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो स्पाइन की मसल्स है, जो बिग मसल्स होती है आपकी बॉडी की, उनके अंदर आपको प्रॉब्लम मिलने लग जाती है। तीसरा सबसे मुख्य कारण है खाने में प्रोटीन की कमी। तो कहीं ना कहीं जब ये तीनों चीजें मिलती है ना जया जी, तो बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रिवेंशन के लिए एक न्यूट्रिशनल काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की, और साथ में 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज का सेशन पेरेंट्स को मस्ट करना चाहिए, जहां पे बच्चा थोड़ा बहुत रूटीन एक्टिविटी करे बैठक के अलावा। ये तो बेहद ज़रूरी है डॉक्टर नेहा, क्योंकि इस वक्त तमाम पेरेंट्स भी जो आपको सुन रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर उनके बच्चों में भी इस तरह की समस्याएं हैं तो आखिर उसका कारण क्या है। उस जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और उस जड़ को या उस बीमारी को जड़ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके पीछे की वजह तो आपने बता दी है, लेकिन इसका हल भी बताइए, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पेरेंट्स भी जाहिर तौर पर चिंतित होते हैं। बच्चों के बैठने का पोस्चर हम जानते हैं कि किस तरह से वो बैठते हैं, क्लासेस में कोई प्रॉपर नहीं होता, मस्ती करते हुए इधर बैठना उधर बैठना। तो ऐसे में क्या ध्यान बच्चों को भी रखना चाहिए, टीचर को रखना चाहिए और पेरेंट्स को रखना चाहिए, ये भी जरा बताइए। जी, स्कूलों में कल्चर पहले जो था जब हम छोटे थे, 10 मिनट का सुबह स्ट्रेचिंग या पीटी हुआ करता था, जो आजकल बंद हो गया है। मैं काफी स्कूलों में बात करती हूँ, मैं अपने बेटे के स्कूल में भी देखती हूँ। तो एक कल्चर जो हमें डेवलप करना चाहिए वो ये है कि जब आपका असेंबली खत्म होता है, जब बच्चे क्लास में जाते हैं, तो 10 मिनट के लिए उनको वहां पे स्ट्रेचिंग कराई जाए। अगर ऐसा टीचर्स कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो हमें भी अपने बच्चों को ये बताना है कि बेटा जब आपका 2 पीरियड या 1 पीरियड खत्म होता है तब आप 5 मिनट्स के लिए उस जगह को छोड़ दो। छोटे बच्चों को थोड़ा बताना मुश्किल होता है, बट हाँ 5th क्लास 6th क्लास के बाद के बच्चों को समझ में आती है, एंड दे आर क्वाइट एक्टिव ऑल्सो। साथ साथ में बीच बीच में पानी का पीने का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ, इनफैक्ट कई बार मैं अपने घर में भी देखती हूँ कि बच्चा पूरी की पूरी बॉटल वापस लेके आ रहा है। तो स्कूलों में भी ये जरूर से इन्फोर्स करा जाना चाहिए कि आपका 1 से 1.5 लीटर पानी बच्चे का दिन भर में हो। एक्टिविटी के हिसाब से बच्चों की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। कोई भी एक्टिविटी वो स्कूल में करते हैं, भले ही वो 15 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, उन सब में उनकी सारी मसल्स एंगेज होंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ या इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सेकेंडली, जब बच्चा, मान लीजिए स्कूल में ये नहीं हो पा रहा है, जब बच्चा घर पे आ रहा है तो 10 मिनट के लिए आप जरूर ये कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। से फॉर एग्जाम्पल वो सूर्य नमस्कार ही कर रहा हो, या वो सिर्फ नीचे बैठ के बटरफ्लाई पोज ही कर रहा हो। कोई भी ऐसी चीज जहां पे वो इंगेज हो रहा हो, जहां पे उसकी कोर मसल्स मतलब एब्डोमिनल मसल्स, स्पाइन मसल्स इंगेज हो रही हो, ऐसी एक्टिविटी हम सिर्फ 10 मिनट निकाल के भी बच्चे को दिन भर में करा सकते हैं। एंड वेरी इजी आसनास आर देयर, वेरी इजी एक्सरसाइजेज आर देयर, जो बच्चे मस्ती करते करते भी करते हैं, एंड दे एंजॉय इट एंड दे स्टिल ट्राई टू प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ बैक पेन। दूसरा, स्कूल के जो बैग्स हैं दे आर क्वाइट हैवी। बहुत सारे स्कूल्स में बैगलेस कल्चर आ गया है।
बट सब स्कूल्स में ऐसा नहीं है, तो सारे पीरियड्स की बुक बच्चे लेके जाते हैं स्कूल में, तो वो बैग हम भी उठाते हैं तो हमें भी लगता है यार भारी है, और वो बैग बच्चा क्लास तक लेके जाता है, क्लास से वापस लाता है। तो स्कूलों में थोड़ा सा बैग्स या बुक्स का कल्चर ऐसा होना चाहिए कि वहीं पे वो लोग प्रोवाइड करें, तो हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर काफी हद तक सुरक्षित हो सकता है। जया जी बिल्कुल, देखिए लेकिन ये पेरेंट्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर तौर पर बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि उन्हें अपनी डाइट में क्या लेना है, क्या खाना है, कितना पानी पीना है। इसलिए अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, आपको उसको क्या खिलाना है, और पानी का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि डॉक्टर नेहा वर्मा कह रही हैं कि अपने बच्चे की डाइट पर, उसके खान पान पर आपको प्रॉपर ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर इस तरह की परेशानी से वो कहीं ना कहीं ग्रसित ना हो। आगे बढ़ूंगी डॉक्टर नेहा, मेरा सवाल आपसे अगला जो है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं महिलाओं में भी घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द, ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एज पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन जो कम एज की लड़कियां हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है, तो इसकी वजह क्या है और उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? महिलाओं में अगर हम बात करें 18 साल की उम्र के बाद की जो स्पेशली लड़कियां हैं, उनके अंदर आजकल हमें घुटने के दर्द या पैरों के दर्द की समस्या काफी मिल रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन होता है, कई बार डेफिशिएंसीज होती है उनको कैल्शियम, विटामिन डी, B12 की। तो अगर डेफिशिएंसी है तो ब्लड चेकअप करके वो लोग एक बार अपना खुद का सप्लीमेंटेशन चालू कर सकते हैं। सेकेंडली, कहीं ना कहीं पे जो हमारा एक्टिविटी है, आजकल हम लोग सब जगह लिफ्ट यूज करते हैं, सीढ़ियां चढ़ना बंद कर दिया है, हम सिर्फ बैठे बैठे काम करते हैं, ये भी बहुत बड़ा रीजन है महिलाओं में। सेकेंडली, महिलाओं में सबसे बड़ा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलता है वो ये होता है कि वो घर का बचा कुचा खाना खा लेती हैं, उनका खुद का एक बैलेंस डाइट होता ही नहीं है। तो उस चक्कर में बॉडी से वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी सहती हैं, साथ में वो एक्टिविटी जो है, बस किचन में काम किया, घर का काम किया, वही उनकी एक्सरसाइज बन जाती है, उनको लगता है हमने बहुत कर लिया। तो वो आपका एक एक्टिविटी जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। तीसरी चीज, लैक ऑफ स्लीप। जब भी महिलाओं में आप देखेंगे, चाहे वो 25 साल की युवती हो या वो 45 साल की महिला हो या वो 60 साल की दादी हो, सब में आपका एक कॉमन कंप्लेंट आएगा कि नींद नहीं आती है, लेट नींद आती है और कच्ची कच्ची नींद आती है। तो जब भी ये होगा तो आपको जोड़ों की समस्या है, मांसपेशी के दर्द या बॉडी पेन्स डेफिनेटली होंगे, बिकॉज जब आप सोते नहीं है टाइम से तो कॉर्टिसोल जो आपका हार्मोन है वो आपकी बॉडी के अंदर गार्ड रिफ्लेक्स करता है, स्ट्रेस रिफ्लेक्स करता है, और वो कई प्रकार के पेन और डेफिशिएंसीज को भी क्रिएट करता है। तो महिलाओं को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि जो वो घर में किचन में काम कर रही है वो एक्सरसाइज नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट आप अलग से एक्टिविटी कीजिए जो आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चाहे वो वॉकिंग हो, जैसे मैं पहले बता रही थी। सेकेंडली, उनको एक बैलेंस फूड खाना, ये नहीं कि खत्म करना है तो ये खा लिया, जो बचा कुचा है वो खा लिया, या कुछ ओवर ईटिंग कर ली कि हाँ ये खराब हो जाएगा, ये नहीं करना है। घर की महिला सबसे हेल्दी होनी चाहिए। महिला को अपनी बैलेंस डाइट एक स्पेशली 18 साल की उम्र के बाद एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना आना चाहिए, जिसमें प्रोटीन रिच फूड होगा। तीसरी चीज, उनको अपनी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज डेवलप तो नहीं हो रही हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस और मे बी हार्मोनल इशू, वो जरूर चेक करवाना चाहिए स्पेशली 18 ईयर्स के बाद, एंड उसका पूर्ण समाधान अवेलेबल होता है, मेडिकल गाइडेंस अवेलेबल होता है उसके लिए। डॉक्टर नेहा, जिस बात का आपने जिक्र किया ये तो अमूमन हर मिडिल क्लास फैमिली में होता ही है, जिसमें महिलाएं या हमारी मम्मी बोलती हैं कि हमने घर के काम कर लिया, हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज हो गई, अब हमें बाहर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया, और उसके कारण जो परेशानी है फिर वो आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए तमाम मम्मी जो इस वक्त सुन रही हैं वो ध्यान दें कि आप घर के काम पर आजकल कहाँ झाड़ू पोछा लगाते हैं जया जी, आजकल तो सब चीज के लिए मेड होती है, तो वो एक्टिविटी भी खत्म हो गई उनकी। एग्जैक्टली पर मिडिल क्लास फैमिली में तो ये भी होने लगा है ना मैम कि इस तरह की परेशानी होती है। तो तमाम महिलाएं और मम्मियां देख रही हैं वो जरूर डॉक्टर नेहा को आज ध्यान से सुनिएगा, और जो गलतफहमी आपने पाल के रखी है उससे जरा दूर कर दीजिए और एक्सरसाइज शुरू करिएगा। डॉक्टर नेहा, अगला सवाल मेरा आपसे यह है, नमो वेलनेस सेंटर की मैं बात करूंगी, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑप्शन किस तरह के अवेलेबल हैं? साथ ही अगर हम स्पाइन रोग की बात करें तो क्या स्पाइन रोग से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें क्या सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन होता है? जया जी, मेरा तो ये मानना होता है, नमो पे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई स्पाइन प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो हम उसको पहले ही स्क्रीन कर लेते हैं कि ये आपका बॉडी के अंदर डिसबैलेंस या इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो पहला हमारा क्राइटेरिया होता है कि बीमारी को डेवलप ही ना होने दें।
बट कैसे मालूम पड़ेगा ये? अगर आपको कोई भी प्रकार का वेक पेन है या थकान लगती है या आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठ के एनर्जी नहीं है, तो ये हो सकते हैं आपके न्यूरो के सिम्टम्स। तो यहीं पे हम पेशेंट को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और हम स्क्रीन कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई स्लिप डिस्क लेके या प्रॉब्लम लेके आया हमारे पास में, तो उसमें भी हम लोग ग्रेड्स चेक करते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो थ्री डायमेंशनल सिस्टम है। इसका मतलब है कि आपकी चलायमान स्थिति में स्पाइन का प्रॉब्लम डायग्नोस होना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एमआरआई कराते हैं तो वो लेट के होती है, और किसी को भी लेट के पेन नहीं होता है। पेन होता है बैठने में, बैठ के खड़े होने में, चलने में, या आपके पैरों पे वेट देने में। तो हमारे पास जो 3D सिस्टम है उसमें चारों पोजीशन जो आपके स्पाइन की चलायमान है, उसमें हम लोग उसको स्क्रीन करते हैं पेशेंट को, और वहीं पे ही उसी स्थिति में उसकी गद्दी, नस, मांसपेशी, हड्डी जो भी जुड़ी समस्या मिलती है उसका वहीं पे समाधान किया जाता है। और 90% केसेस में यकीन मानिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा का केस है या कोई बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, फॉल हो गया है, हाइट पे से गिर गया है, वो अलग बात है, फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। बाकी 90% स्पाइन के केसेस, ये इवन स्पाइन सर्जन्स भी बोलते हैं कि जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 90% केसेस पोस्चरल होते हैं, मतलब मस्कुलर या लाइफस्टाइल से संबंधित होते हैं, जो नमो वेलनेस पे स्क्रीन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट द्वारा, इनफैक्ट लेजर पद्धति द्वारा उसको पूरी तरीके से रिकवर किया जा सकता है। डॉक्टर नेहा, आगे मैं सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन क्योंकि एक सवाल मेरे जहन में ये आया है कि जिस तरह से हमने बॉडी पोस्चर की बात की थी कि आप अगर सिस्टम पे काम करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, तो ज़रा मुझे ये बताइए, जो तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं वो खुद ये जानना चाहते होंगे कि ऑफिस वर्किंग के दौरान कितनी देर में आपको एटलीस्ट 5 मिनट का या 6 मिनट का गैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? जी, वैसे तो 1 घंटे में 5 मिनट बोलते हैं जया जी, पर अगर हर घंटे ना हो पाए तो कंपलसरी हर 2 घंटे में 5 मिनट तो आपको उठना ही है। ये बिल्कुल आपके मोबाइल में आप अलार्म लगा ले। मान लीजिए आपके 8 घंटे की जॉब है, तो आपके मोबाइल में 4 अलार्म होने चाहिए। वैसे तो आपके मोबाइल में 8 अलार्म होने चाहिए, बट अगर हर घंटा पॉसिबल ना हो तो आप 5 मिनट का जो है वो 2 घंटे में तो आपको जरूर लेना है। सेकेंडली, अगर आप जगह छोड़ के ना जा पाए तो आप खड़े हो जाइए उस जगह पे। खड़े होके आप जब वॉक स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक वॉकिंग जिसको बोलते हैं, दैट विल ऑल्सो बी सफिशिएंट। तो उसमें मात्र 2 मिनट लगते हैं। तो हर 2 घंटे में एक अलार्म आपके उसमें होना चाहिए। हर आधे घंटे में आपके मोबाइल में एक अलार्म होना चाहिए पानी पीने का, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इनफैक्ट मैं कई बार खुद भी भूल जाती हूँ, हम सबकी सेम कहानी है। बट हर आधे घंटे में जब मोबाइल का अलार्म बजता है तो मैं 2 सिप 4 सिप पानी लेती हूँ। ये मैंने कंपलसरी किया हुआ है, और मेरे सारे पेशेंट्स को भी मैं यही फॉलो करवाती हूँ। ये मोबाइल का अलार्म नहीं है डॉक्टर नेहा, ये आपके जीवन का अलार्म है, जो आपको जगाता है कि भाई उठिए, आपको और भी चीजें आगे करनी है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर नेहा वर्मा, मोटापे को लेके, क्योंकि जिसका वेट ज्यादा होता है उसको बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज की लाइफस्टाइल में मोटापा क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या मोटापा भी स्पाइन की समस्याओं को बढ़ावा देता है? और नमो वेलनेस सेंटर पर इससे लेकर क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है? जी देखिए, वैसे मेरा बैकग्राउंड न्यूरो का है, बट ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि जिनको भी स्पाइन से संबंधित समस्या है, उनका जो बेली है वो काफी बड़ा हो जाता है, उनका वेट काफी गेन हो जाता है, क्योंकि वो चल फिरना बंद कर देते हैं। तो मोटापा इसीलिए भी प्रिवेंशन जरूरी है मोटापे का, क्योंकि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी को आपको स्टेबल करना है या स्टेबिलिटी देनी है, तो आपका जो विसरल फैट है या बेली फैट है वो एक नियंत्रित सीमा में होना चाहिए। नमो वेलनेस पे हम लोग 3 मिनट्स थेरेपी करते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपको दिन भर में सिर्फ 3 मिनट निकालने होते हैं वेट लॉस के लिए। उसके लिए आपको हमसे 1-to-1 मिलना होता है, क्योंकि 3 मिनट्स में घर पे तो पेशेंट ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट 3 मिनट्स थेरेपी द्वारा हम 1 महीने में लगभग 10 किलो तक का वेट लूज करवा देते हैं पेशेंट को। उसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो वो जब वेट लूज करता है तो उसके बॉडी के पेन काफी कम हो जाते हैं। दूसरा, जिस रीढ़ की हड्डी को हम लोग बचाना चाह रहे हैं उसके अंदर एक नया जीवन चला जाता है, क्योंकि जब आपका विसरल फैट या बेली फैट कम होगा तो आपके स्पाइन को सांस लेने को जगह मिलेगी, उनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए जगह मिलेगी। तो नमो वेलनेस पे न्यूरो के साथ साथ ओबेसिटी के ऑलमोस्ट 32 टाइप्स ऑफ वेट लॉस ट्रीटमेंट अवेलेबल है जया जी।
बिल्कुल, देखिए ये तो नमो वेलनेस सेंटर की बात हो गई, लेकिन अगर हम डाइट की बात करें डॉक्टर नेहा, तो इस बदलते दौर में अनबैलेंस डाइट जो है वो मोटापे की किस तरह से एक बड़ी वजह बनती जा रही है, और आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो कि जिनका लाइफस्टाइल फिक्स नहीं होता है, कभी घर का खाना कभी बाहर का खाना, जो कि एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है मोटापे की? जी, आप खाने का जो एक पोर्शन रखें, मैं हमेशा मैजिक थाली की बात करती हूँ। तो मान लीजिए आप घर पे है चाहे बाहर है, आपकी मैजिक थाली में 2/3 जो है वो सैलेड और सूप होना चाहिए। तो वो अगर आप बाहर है तो भी आपको मिल सकता है, या आप अपने ऑफिस में कैरी कर सकते हैं, कुकुम्बर कैरी कर सकते हैं, गाजर कैरी कर सकते हैं, चुकंदर कैरी कर सकते हैं। तो 2/3 जो आपका खाना होगा मैजिक प्लेट में, वो आपका सैलेड होगा, सूप होगा। 1/3 आपका प्रोटीन होगा, जो हमारी दालों में या पनीर में या चिकन, एग, फिश, इन सब चीजों में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। और फिर 1/3 कार्बोहाइड्रेट होगा। जब ऐसी थाली होगी तो सबका फूड बैलेंस होगा। अब आप एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, हम लोग या तो सिर्फ दाल चावल खाते हैं, या हम लोग रोटी और सब्जी खाते हैं। तो इतनी सी सब्जी होती है, साथ में 2 रोटी होती है, तो वो सब्जी की मात्रा जो एक्चुअली में फाइबर है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो बैलेंस मील आप घर पे या बाहर रहते हुए अगर आप सूप और सैलेड को या ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स को आपके खाने में शामिल करेंगे, और उसका जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट से, मतलब चावल और रोटी से ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं पे हम सब कहीं भी रहते हुए डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए समय क्योंकि डॉक्टर नेहा बहुत कम है और सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के मरीजों को कंसल्ट करती हैं, तो जो मरीज आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, और इसके साथ ही आप तमाम लोगों को, तमाम दर्शक जिस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरा मैसेज यही होगा कि अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि आप पहले जैसे फिट नहीं हैं, या आपको वो एनर्जी फील नहीं होती है सुबह उठ के, तो इट्स टाइम आप कंसल्ट कर सकते हैं एक्सपर्ट द्वारा। हम आपको गाइड कर सकते हैं कैसे आपके लाइफस्टाइल में होने वाली चीजों को आप अभी से रोक के आने वाले कई साल बहुत हेल्दी तरीके से निकाल सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जा सकता है, नंबर है 9827079888। तो व्हाट्सएप पे जब आप अपनी क्वेरी भेजेंगे तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और एक वीडियो कंसल्टेशन मैं आपके साथ करूंगी। तो इस तरीके से मैं इंडिया या इंडिया के बाहर बहुत सारे पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप इंदौर में हैं या इंदौर के आसपास हैं तो LIG चौराहा MIG में हमारा क्लिनिक है, वहां पे आप मुझसे आके पर्सनली मिल सकते हैं। बट बेहतर ये होता है कि हमेशा व्हाट्सएप पे एक बार बात करके या फोन पे एक बार बात करके ही आप आए, ताकि मैं वो पर्टिकुलर 45 मिनट्स का कंसल्टेशन का टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकूं। क्योंकि बहुत तरीके के लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस होते हैं, आप ही के क्वेश्चन से जवाब निकलता है, उन्हीं क्वेश्चंस के जवाबों से हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ अवेलेबल हूं आपके लिए, एंड आप दिए हुए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर नेहा वर्मा का जो नंबर है वो इस वक्त फ्लैश हो रहा है, और इस कार्यक्रम के बाद आपकी अगर कोई समस्या है तो डायरेक्ट कॉल करके आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेहा, स्पाइन रोग के बारे में इतने अच्छे तरीके से ब्रीफ करके हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।